तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए फिर आपकी यूनिवर्सिटी कब बनी थी, अच्छा अभी उसका करेंटली क्या स्टेटस है। अच्छा मैं वहाँ पे एक्चुअल में माहौल जो है वो, क्योंकि सर लोग, एक सर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, बाकी 3 मेंबर मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे अच्छा मेरी सारी चीज़ें। राइट एमपी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक मैं बता सकता हूँ कि वो परीक्षा धाम को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उसने थोड़ा व्यवस्थित दिया हुआ है। तो मेरा इंटरव्यू धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था। मुझसे बोर्ड मेंबर इंग्लिश में बात करने लग गए थे कि वहाँ आने के बाद मैं बहुत ऐसा पॉजिटिव था कि मैं मम्मी को फ़ोन किया क्योंकि मम्मी मेरी वेट ही कर रही थी। कंसिस्टेंसी, बस ये और बता दीजिए मुझे आप कैसे बनाए रखते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ में ये होता है, प्लान बना लिया, टाइम टेबल बना लिया, शेड्यूल बना लिया, बस आज से लगे रहेंगे, 2-4 दिन लगे रहेंगे, फिर ज़ीरो। आपके पेरेंट्स ने आपको इसीलिए यहाँ पे भेजा है। तो आप अगर आप यहाँ आके भी अगर आप घूम फिर रहे हो सारी। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी जस्ट सर इंटरव्यू दे के आए हैं, तो सर से जानेंगे कैसे क्या प्रश्न पूछे गए इंटरव्यू में, कैसे तैयारी की। आपके जितने भी प्रश्न हैं कोशिश करूंगा कि इस इंटरव्यू में आपको मिले, और ये भी कोशिश रहेगी मेरी कि जो पहले के इंटरव्यू हैं उनसे और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका फिर भी कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हो। मैं मेंशन करना चाहूँगा इंटरव्यू शुरुआत करने से पहले, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम टॉपर्स के जो नोट्स हैं और कॉपियाँ उस पर शेयर करते रहते हैं, और उस पर 700 से ज़्यादा लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। चलिए हम शुरुआत करते हैं सर के परिचय से। मेरा नाम यश कुमार ठाकुर है, मैं सागर ज़िले का निवासी हूँ। अब ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। मीडियम कौन सा आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। ओके, आपका बोर्ड कौन सा था? मेरा बोर्ड शर्मा सर का था जी। थोड़ा सा ये बता दीजिए मुझे, शुरुआत कहाँ से हुई थी प्रश्नों की, देन अभिवादन का क्या तरीका था आपका? मेरा एक्चुअल में क्या था, जैसे कि मैं एक्चुअल में वहाँ का माहौल ऐसा रहता है ना, गेट वगैरह उन्होंने खोल के दिया मेरे को। जैसे मैं वहाँ पहुँचा ना, तो मैंने बढ़िया सर लोग को ग्रीटिंग किया। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने सर से पूछा बैठने के लिए, तो उन्होंने जैसे ही मुझसे बोला कि फ़ाइल आप रख दीजिए वहाँ पे। फ़ाइल मैंने वहाँ रखी, तो वो मुझसे कहते हैं कि चलिए बताइए अपना रोल नंबर बताइए। तो मेरा जो स्टार्टिंग इंटरव्यू है वो रोल नंबर से ही हुआ था। रोल नंबर के बाद फिर सर ने मेरा डेफ देखा, डेफ के बाद वो मेरे गृह जिले पे आए। तो गृह जिले से उनके क्वेश्चन थे जो भी करंट वाली न्यूज़ चल रही थी वहाँ से। उन्होंने एक जगह थी अभी बड़नुमा करके फेमस है, तो उससे पहला क्वेश्चन पूछा। फिर इसके बाद गृह जिले के बाद उन्होंने मेरा रैंडमली सर ने क्वेश्चन उठा लिया मेरी, कहते आपकी हॉबी क्या है। तो मैंने कहा सर डायरी लेखन। तो उन्होंने डायरी लेखन से मुझे क्वेश्चन उठा लिया कि अच्छा चलिए बताइए आप डायरी में क्या लिखते हैं। तो फिर मैंने रैंडम जो अपनी चीज़ें मेरी दैनिक दिनचर्या होती है जो मैं अपनी डायरी में लिखता था वो मैंने उनको बताया। तो फिर वो कहते हैं कि ये बताइए फिर कि जब आज़ाद हो रहा था इंडिया, उस समय पर एक डायरी बहुत फेमस थी, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। एक्चुअल में मुझे नहीं पता था, तो मैंने सॉरी बोल दिया। मैंने सॉरी बोला कि सर मुझे नहीं पता। फिर सर ने 1-2 क्वेश्चन और मुझसे कुछ ज़िले को लेके पूछे थे, फिर बाकी ठीक है। फिर सेकंड मेंबर का आ गया था। जैसे ही सेकंड मेंबर आया तो उनका जो स्टार्ट हुआ वो मुझसे हुआ एनवायरनमेंट से। उन्होंने एनवायरनमेंट मुझसे पूछा चलिए बताइए आप ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो फिर मैंने उनको बताया कि सर ये ग्रीन हाउस गैस होती है। फिर वो मुझसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट क्या होता है। तो मैंने उनको बताया कि सर ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसके तहत ये सारी चीज़ें हुई थी कार्बन क्रेडिट को लेके। तो उन्होंने बढ़िया तारीफ़ की। फिर एक क्वेश्चन को लेके थोड़ा हंसी जैसा माहौल भी हो गया था। तो क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा कि चलिए आप बताइए ये डेप को छोड़िए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ। तो मैंने उनसे कहा सर मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मेरा है पॉलिटी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन वाला। तो उनको पॉलिटी की जगह सुनाई दिया क्वालिटी। तो वो मुझसे कहते हैं कि चलिए तो फिर आप बताइए सॉयल क्वालिटी। तो मैंने उनको रैंडमली बोल दिया, मैंने कहा सर सॉयल क्वालिटी नहीं, मेरा पॉलिटी फेमस है। अरे तो वो कहते हैं नहीं, फिर भी हंसने लग गए सब लोग। फिर कहते हैं कि नहीं आप तो ऐसा कीजिए, आप सॉयल क्वालिटी के बारे में बताइए। फिर मैंने उनको बताया। फिर जो चौथे मेंबर थे उन्होंने मुझसे कुछ पूछा रिमोट सेंसिंग के बारे में। फिर इकोनॉमिक्स को लेके उनके क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स उन्होंने पूछा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछी नॉर्मल। एक सर और बैठे थे, उन्होंने रैंडमली पूछा ये बताइए फिर संविधान दिवस कब मनाते। तो ये सारे क्वेश्चन चले बेसिकली। फिर कुछ मेरी यूनिवर्सिटी, जो मेरी सागर से हूँ मैं, तो हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है मेरी। तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए फिर आपकी यूनिवर्सिटी कब बनी थी, अभी उसका करेंटली क्या स्टेटस है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन रहे मेरे डेफ को लेके, तो ऑलमोस्ट इंटरव्यू। आपको लगा जो आपने प्रिपेयर किया था वहीं से प्रश्न बने या फिर और ही कुछ बने? मेरा जो डेफ था ना, तो मैं ये ऐसा देख सकता हूँ मेरा इंटरव्यू को लेके जो मेरा ग्रेजुएशन पे रहा, कुछ मेरा डेफ को लेके रही, तो ऑलमोस्ट चीज़ें मुझ पर बनी है। और जो मुझ पर नहीं बना है ना, मैंने उसका एक बार भी नहीं सोचा। अगर मुझसे कोई चीज़ की डेफिनेशन नहीं आ रही, मैंने सोचा कि वहाँ का माहौल मैं नॉर्मल रखूँ। मैं प्रॉपर हंस के जवाब दे रहा था।
एकदम कर लिया था पूरा प्रॉपर। मुझे प्रेशर जैसी कोई चीज़ फील जो मुझे इवन मॉक में फील हुई है, यहाँ मैंने ऐसा नहीं लगा मुझे। मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से आंसर दिया। जो नहीं आता था मैंने उनसे परमिशन ली कि सर क्या मैं इसका अनुमान लगा सकता हूँ। अगर उन्होंने बोला कि हाँ लगाइए आप, तो उन्होंने जैसे मुझसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन अभी चल रहा है इन लोगों का कि दीन इलाही और अशोक के दम में क्या डिफरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐसा करके गया था, थोड़ा सोच रहा था कि यार इसमें क्या हो सकता है। तो मैंने इसका एक बेसिक आंसर उनको दिया था जो कि सर सहमत थे कि हाँ चलिए ठीक, अच्छा आंसर है आपका ये। अच्छा, बोर्ड में आपने लगभग कितनी बार सॉरी बोला होगा? मतलब मैंने अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 8 बार तो मिनिमम है। मैंने 7 से 8 बार सॉरी बोल रहा होगा। और जो मैंने सॉरी बोला है एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहा मेरा सॉरी। मैं जब उसको लेके भी मुझे ये नहीं था कि मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ या कोई गिल्टी फील नहीं हुआ मतलब कि मैं वहाँ पे एक्चुअल में माहौल जो है वो, क्योंकि सर लोग एक सर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, बाकी 3 मेंबर मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। अच्छा, मेरी सारी चीज़ें एक्चुअल में क्या है ना, जैसे आंखों का मूवमेंट भी मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व करी वहाँ पे, सारा कुछ मूवमेंट वो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि मेरे आंसर से ज़्यादा सर मेरी एक्टिविटीज़ भी नोट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने माहौल वहाँ का नॉर्मल रखा था। काफ़ी मतलब ठीक ठाक आपने हैंडल किया। बट अब थोड़ा सा मुझे तैयारी से संबंधित बता दीजिए, आप तैयारी कब से कर रहे हैं? दिन मतलब कैसे किया है आपने तैयारी? जो मेरा MPPSC को लेके पहला अटैम्प्ट था वो 2019 का था। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और जो मैं अभी तक इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, इसके बाद मेरा अभी 21 का रिज़ल्ट आना है। बाकी मैं तैयारी को लेके आपकी प्री को लेके बता सकता हूं। जो न्यू कमर्स अभी आए हुए हैं तो उनके लिए MP सब्जेक्ट के स्पेसिफिक मैं बता सकता हूं कि वो परीक्षा धाम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसने थोड़ा व्यवस्थित दिया हुआ है। बाकी चीज़ों को लेके जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए टॉपिक जैसे सिलेबस में कम दिए हैं प्री में, तो आप लक्ष्मीकांत को प्रेफर कीजिए। बाकी आप लूसेंट नहीं छोड़ सकते। अच्छा, जैसे आपने MP का बोला, तो MP का परीक्षा दाम क्या कवर करता है पूरा सिलेबस? ये देखिए मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे कोई भी एक बुक कंप्लीट तो नहीं है। कोई भी एक बुक, जैसे कि मैं भी हूँ, मैंने अभी MP के लिए परीक्षा दाम भी पढ़ी है, मैं महावीर भी प्रेफर करता हूँ। कुछ टॉपिक के लिए मैंने पुड़ेकर भी पढ़ी है, और कुछ टॉपिक के लिए मैंने एग्ज़ाम गुरुजी के नोट्स भी, क्योंकि MP में यहाँ पे स्पेशली और इंग्लिश मीडियम के लिए नोट्स अवेलेबल नहीं है। तो MP सब्जेक्ट के लिए आप क्या है ना, एक बुक की जगह कुछ टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि ये टॉपिक इसमें अच्छा दिया, ये उसमें अच्छा है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। बस वही टॉपिक उस बुक से पढ़िए, आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है वो उसके लिए आप लक्ष्मीकांत लीजिए, और जो हिस्ट्री वाला पोर्सन है उसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स वाला पोर्सन है आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, उसके साथ कुछ करंट वाली चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट के लिए जो भी आता ही है, तथ्यबाण आता है, आप 8 यूनिट के लिए वो पढ़ सकते हैं। ICT वगैरह के लिए अभी परीक्षा धाम ने भी एक बुक निकाली है, वैसे निर्माण की एक बहुत फेमस है, और आयोग के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। आपका मीडियम इंग्लिश था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि मीडियम का कोई फ़र्क पड़ता है ऐसा कुछ? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको ये मीडियम वाली जो चीज़ है, ये सिर्फ आपको मेंस में ही एक वो लग सकता है प्लस पॉइंट कि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पा रहे हैं। इंटरव्यू का माहौल एकदम नॉर्मल था, सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी जैसी थी। इवन मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, तो मेरा इंटरव्यू धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था। मुझसे बोर्ड मेंबर इंग्लिश में बात करने लग गए थे, तो मेरे जवाब इंग्लिश में होने लग गए थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये बच्चा जो है ना ये इंग्लिश मीडियम का है। तो फिर मेरे जवाब भी इंग्लिश में होने लग गए थे। फिर एक चीज़ मुझे भी ठीक लगा कि हाँ चलो ठीक है, सब अच्छा है। इंग्लिश में भी अगर पूछ रहे हैं सर कोई चीज़, जैसे कि उनने मेरे ड्रेस कोड को लेके पूछ लिया, क्या ये कि इसका कलर ब्लू क्यों है, तो इस चीज़ को लेकर बहुत नॉर्मल फिनोमेना है फिजिक्स का, तो मैं ऐसा दे दिया जवाब। और मैं एक्चुअल में वहाँ पे ये चाहता था सटीकता रहे मेरे आंसर में, कि मैं जो जवाब दूँ वो सही रहे मेरे, और अगर मैं नहीं देना चाहता हूँ जवाब तो मैं प्रॉपर तरीके से उस सर से सॉरी बोल दूँ। जैसे आपसे डिसीजन से रिलेटेड भी प्रश्न हुए थे क्या? कोई डिसीजन से संबंधित? नहीं, डिसीजन को लेके जैसे एथिक्स वाला कोई सर ने वो नहीं रखा। एक जो डिसीजन वाला मैं आपको बता दूँ तो वही है जो मैंने आपको बताया ना, दीन इलाही और अशोक के दम। ये आप एक तरीके देख लीजिए ना, तो ये मतलब रिलीजियस टाइप का वैसा था। आप जो तैयारी करते थे मतलब लगातार PSC पे ही लगे थे या फिर और भी कुछ ट्राई किया था? मैं आपको बताऊं, मैंने UPSC ट्राई किया है, वहाँ मुझे सफलता नहीं मिली है, तो मैंने वहाँ पे दिया था, एक अटेम्प्ट दिया था वहाँ का UPSC का मैंने, तो वहाँ क्वालिफाइड नहीं हुआ था। फिर मैंने यहाँ पे जैसे ही पहला अटेम्प्ट दिया था, तो भगवान की कृपा रही कि यहाँ पे सफलता मुझे मिल गई है। मतलब आप कितना टाइम देते थे प्रिपरेशन के द्वारा? प्रिपरेशन के लिए आप ये देखिए, जैसे कि जब प्री आ जाता है तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को घटा के आपके पास जो टाइम बचता है आप उसके लिए पढ़ाई के लिए, मेरा हमेशा से ऐसे ही रहा है। जब भी एग्ज़ाम पास में आता है
तो मेरे साथ ऐसे ही रहा कि मैं अपनी डेली एक्टिविटी जैसे कि जो कुछ भी है खाना पीना और सारी एक्टिविटीज़ को अगर मैं अलग कर दूँ ना, तो रेस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट के लिए क्या है फिर पढ़ने के अलावा यहाँ पे आए इसीलिए हैं। अच्छा, आपका ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरा था, कुछ एक का कमेंट था मेरे पास, कुछ 87 को लेके 87%, एंड देन वो एक और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। मुझे कुछ क्वेश्चन था उसका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उस बारे में। 87 और 13 को लेके एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक रिजर्वेशन का मुद्दा है जो फंसा हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ रिजर्वेशन के मुद्दे बढ़ा दिए हैं, जिसमें ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि आयोग ने 2 लिस्ट निकाल दी है 13% की, जिसमें 13% कुछ ओबीसी कैंडिडेट ले लिए गए हैं, 13 कुछ जनरल। जैसे ये 27% का रिजर्वेशन का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा तो एक 13% क्लियर हो जाएगा, एक का लिफाफा ओपन नहीं होगा। इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देखिए, मैं इसमें जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं उनको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप इतना पॉजिटिव लीजिए कि आज आप जिस स्टेज पे खड़े हैं ये पीएससी की फाइनल स्टेज है। बच्चे यहाँ के लिए सपने देखते हैं, आज आप यहाँ पे हैं तो ये आपकी एक अचीवमेंट है। तो आप इसको पॉजिटिव लीजिए, आप इसको नेगेटिव जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जी, आपने क्या फील किया था अभी? आपने जैसे आयोग का बोला तो आपने फर्स्ट टाइम आप एंटर हुए यहाँ पे, मतलब मॉर्निंग में गए होंगे आप बोर्ड में, तो कैसा फील किया आपने? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए प्रेशर जैसी चीज़ तो फील होती है, बट ये तब तक था जब तक कि आप उसको हावी होने दे रहे हैं। जैसे कि एक्चुअल में क्या है, मेरे डॉक्यूमेंट और सारे वेरिफिकेशन मेरा जल्दी हो गया था, क्योंकि मैं अपने डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें कंप्लीट करके लेके गया था। तो मुझे ज़्यादा इस चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे बच्चे कुछ और भी थे जिनका परिशिष्ट वगैरह कंप्लीट नहीं था, तो वो परेशान हो रहे होते वहाँ पे। फिर मेरा जैसे ही वेरिफिकेशन हुआ, मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, 15-20 मिनट के अंदर मेरा मुझे कॉल आ गया। तो मैं गया, वहाँ का माहौल मेरे लिए इतना पॉजिटिव था कि वहाँ आने के बाद मैं बहुत ऐसा पॉजिटिव था कि मैं मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी को फ़ोन किया क्योंकि मम्मी मेरी वेट ही कर रही थी। मम्मी को फ़ोन करने के बाद मम्मी बहुत खुश है कि यार हाँ चलो ठीक है, बच्चे का इंटरव्यू अच्छा है, पहला इंटरव्यू था। तो मेन मुझे यही था कि आने के बाद मैं सबसे पहले मम्मी को बताऊँ कि वहाँ का एकदम सारी चीज़ें नॉर्मल थी और आप एकदम टेंशन मुक्त रहो। कोई टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट को जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका मेंस है या प्री है उनके लिए? देखिए, जिनका मेंस और प्री है तो उनको ये बोलूँगा कि अभी मेंस कंटिन्यू रखो, साथ साथ थोड़ा बहुत अगर आपके पास 1-2 घंटे का टाइम बचता है तो आप प्री पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मेंस वाले कर सकते हैं। क्योंकि जो जिसका मेंस अच्छा है ना, ऑलमोस्ट उसकी चीज़ें प्री को लेके रहती हैं, क्लियर रहती है, पर वो प्री के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम दे सके। जिन बच्चों का प्रॉपर प्री है वो फोकसली अपना इस चीज़ पर कंसिस्टेंसी बनाए रहे, चाहे आप थोड़ा बहुत पढ़ें, आप मिनिमम अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तब भी ठीक है, बस अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करें। आपने बोला कंसिस्टेंसी, बस ये और बता दीजिए मुझे आप कैसे बनाए रखते थे? मैं ये मैक्सिमम लोगों के साथ में ये होता है, प्लान बना लिया, टाइम टेबल बना लिया, शेड्यूल बना लिया, बस आज से लगे रहेंगे, 2-4 दिन लगे रहेंगे, फिर ज़ीरो। मैं इस चीज़ के लिए आपको बताऊं, इसके लिए स्टूडेंट के लिए मैं बताऊं, खुद से मोटिवेटेड होना पड़ेगा। आप यहाँ पे आए हैं, आज इंदौर में हैं, सब लोग ऑलमोस्ट स्टूडेंट बाहर से हैं, तो आपको पहले से मोटिवेटेड होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको इसीलिए यहाँ पे भेजा है। तो आप अगर आप यहाँ आके भी अगर आप घूम फिर रहे हो, सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये दिक्कत है थोड़ी सी। इसीलिए आप इसके लिए आप खुद से मोटिवेटेड रहिए कि मुझे पढ़ना है। आप नॉर्मली भी अगर आप चाहते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, कंसिस्टेंसी ब्रेक सबकी होती है, मेरी भी होती है, सारी चीज़ें, बट स्टिल आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस दिन नहीं पढ़ना है आप 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं, किसी दिन 5 घंटे पढ़ सकते हैं, किसी दिन 8 घंटे पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आप ज़्यादा पढ़ लीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए लाभदायक होगा। मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि हाँ और भी कोई प्रश्न करने चाहिए तैयारी से संबंधित, चाहे इंटरव्यू हो, प्री हो, मेंस हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको अगले इंटरव्यू में कवर करने की। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर। मेरा यही विज़न है कि आप तक जानकारी सटीकता से और सही पहुँचे, बस यही उद्देश्य है मेरा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि टॉपर्स के जो नोट्स हैं, कॉपियाँ शेयर करता रहता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।